हेलो स्टूडेंट्स, आई संजीव शर्मा वेलकम यू टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट अगेन। देखो, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड्स करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने लास्ट वीडियो तक कवर कर लिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। इफ ए इज अ मैट्रिक्स 0 minus tan alpha by 2, tan alpha by 2 0, and I is the identity matrix of order 2, show that I plus A is equal to I minus A into this matrix, which is cos alpha minus sin alpha cos alpha। ठीक है, हमें I plus A को, ये जो RHS में एक्सप्रेशन है, इसके इक्वल प्रूव करना। ठीक है, तो चलो इसका सोल्यूशन करेंगे। तो देखो, पहले इसका LHS पार्ट कर लेते हैं। देखो LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू I plus A। ठीक है, अब I प्लस ए किसके इक्वल बनेगा, I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम 2x2 ऑर्डर की लेंगे। तो I प्लस ए इज इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, प्लस मैट्रिक्स ए, और ए मैट्रिक्स है 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, इन दोनों मैट्रिक्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो ऐड कर दो। You get 1 plus 0 is 1, then 0 minus tan alpha by 2 is minus tan alpha by 2, then 0 plus tan alpha by 2 is tan alpha by 2, and 1 plus 0 is 1। तो ये जो है हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको अभी हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम RHS सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो RHS वाला पार्ट है, RHS को सॉल्व करके हमें इस LHS में जो एक्सप्रेशन बना है इसके इक्वल लेके आना है उसको। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरू। तो देखो, ये जो RHS का एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास I माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब इसको देखो सॉल्व करते हैं हम। तो इट इज इक्वल टू, पहले I माइनस ए कर लेते हैं। I का मतलब हो गया 1 0 0 1 माइनस मैट्रिक्स ए, तो माइनस जो मैट्रिक्स ए है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये I माइनस ए बन गया। इसको अभी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो जो I माइनस ए वो ब्रैकेट में है। ठीक है, अब इनटू इनटू दिस मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो देखो, अब ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले। इज इक्वल टू, देखो ये जो दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस कर देंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो क्या बनेगा, 1 माइनस 0 इज 1, और 0 माइनस माइनस टेन अल्फा बाई 2, जो कि बन जाएगा 0 प्लस टेन अल्फा बाई 2, तो यहाँ आ जाएगा टेन अल्फा बाई 2। देन वी हैव 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 विच इज माइनस टेन अल्फा बाई 2, एंड 1 माइनस 0 इज 0। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला ये जो ब्रैकेट है सॉल्व हो गया इनटू मैट्रिक्स cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, ये हमारा RHS पार्ट जो है वो एक्सप्रेशन आ गया RHS का। ठीक है, तो देखो, इसको सॉल्व करने से पहले हम पहले दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे जो कि हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो दो आइडेंटिटीज क्या है यहाँ डिस्कस करते हैं। देखो, क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि जो cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा, इट इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो, यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करेंगे हम, यहाँ पे cos 2 थीटा है। ठीक है, यहाँ पर अगर 2 थीटा है तो यहाँ पर ये जो टेन स्क्वायर थीटा में वैल्यू क्या है, थीटा, यहाँ भी थीटा, मतलब यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो यहाँ पर जो वैल्यू उसकी हाफ होगी। अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा और थीटा है। यहाँ पर अगर सपोज मैं 4 थीटा कर देता हूँ तो यहाँ पर 2 थीटा और 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो रेशियो है इनकी वो फिक्स रहेगी हमेशा। ठीक है, मीन्स यहाँ जो वैल्यू है एंगल की उसकी हाफ वैल्यू एंगल की यहाँ पर होगी इन दोनों प्लेसेस पर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी होगा। अगर यहाँ पर साइन 2 थीटा है, ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में साइन के साथ 2 थीटा है, तो यहाँ पर थीटा है और यहाँ भी थीटा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ 4 थीटा कर दूं
तो यहाँ 2 थीटा और 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पर मैं 6 थीटा कर दूं, यहाँ 3 थीटा और 3 थीटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो भी एंगल होगा उसकी हाफ एंगल की वैल्यू यहाँ होगी इन दोनों प्लेसेस पे। ठीक है, अब देखो, अब इसी कॉन्सेप्ट से अगर हम यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे cos 2 थीटा के प्लेस पर अल्फा पुट करूँ, 2 थीटा जो है अगर अल्फा के इक्वल हो जाए तो cos अल्फा किसके इक्वल होगा? फिर cos अल्फा विल बी इक्वल टू 1 माइनस tan। अब देखो यहाँ अल्फा है ना, तो यहाँ जो एंगल आएगा वो अल्फा का हाफ होगा, मतलब अल्फा बाय 2। ठीक है, यहाँ पर अगर जो एंगल यहाँ होता है उसका हाफ यहाँ होता है, तो यहाँ अल्फा है तो यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 आ जाएगा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, यहाँ भी थीटा के प्लेस पे अल्फा बाय 2 आ गया। ठीक है, तो ये cos अल्फा की वैल्यू बन गई। ठीक है, सिमिलरली साइन अल्फा भी निकाल सकते हैं। साइन अल्फा किसके इक्वल होगा? ठीक है, 2 थीटा के प्लेस पे अल्फा आ गया, तो यहाँ पे भी अल्फा बाय 2 है, अल्फा बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। आई होप आपको ये जो है जो फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके इस एक्सप्रेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इट विल बी इक्वल टू, पहले ये मैट्रिक्स लेते हैं, 1 tan अल्फा बाय 2 माइनस tan अल्फा बाय 2 0 इनटू, अब देखो यहाँ पर अब cos अल्फा किसके इक्वल आया था? cos अल्फा आया हमारा इसके इक्वल, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो cos अल्फा के प्लेस पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो ये हमने cos अल्फा के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब sin अल्फा के प्लेस पर ये वाली आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, sin अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, sin अल्फा के प्लेस पे कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी sin अल्फा के प्लेस पे यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, और यहाँ पे cos अल्फा के प्लेस पर ये आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इनके प्लेसेस पर। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है, थोड़ा इजी करने के लिए इस क्वेश्चन को हम tan अल्फा बाय 2 को कुछ सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, tan अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो देखो हमारा RHS किसके इक्वल हो जाएगा? RHS इज इक्वल टू 1x माइनस x 0। सॉरी, देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है कि ये 1 माइनस 0 जो है वो 1 आना चाहिए, तो गलती से यहाँ पे 0 लिखा गया। ठीक है, तो इसको हम करेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 0 की जगह। ठीक है, और यहाँ भी हमने देखो 1 कर दिया यहाँ पर। तो देखो अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट इज इक्वल टू, देखो 1, पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, जो कि हम A11 एलिमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो 1 into this will remain this 1 minus x square अपॉन 1 प्लस x square। ठीक है, 1 को इससे करेंगे तो ये आएगा, फिर x into 2x, x into 2x ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये हमारा A11 पोजीशन पे एलिमेंट आ गया। अब करते हैं हम फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम, तो 1 into माइनस 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, वो तो ये रहेगा माइनस 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x इंटू दिस एलिमेंट। अब देखो x को हम 1 माइनस x स्क्वायर के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा प्लस x माइनस x क्यूब अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, क्योंकि x इंटू 1 x हो गया और x इंटू माइनस x स्क्वायर हो गया माइनस x क्यूब। ठीक है, सिमिलरली अब आते हैं हम सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो माइनस x को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि माइनस एक्स इंटू 1 इज माइनस एक्स एंड माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज प्लस एक्स क्यूब, प्लस 1 इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब है सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम, तो माइनस एक्स को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो नाउ दिस इज इक्वल टू, हर एक्सप्रेशन में जो डिनोमिनेटर है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो जस्ट हम न्यूमिनेटर्स ऐड कर देंगे। इस केस में हम न्यूमिनेटर्स ऐड करते हैं तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर इज प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे करेंगे तो देखो क्या आएगा, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस 2x प्लस एक्स तो बनेगा माइनस एक्स और उसके साथ आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना। अब इस एलिमेंट पर आते हैं हम, ये आ गया हमारा माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x, तो माइनस एक्स प्लस 2x तो x बन गया, तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड इस एलिमेंट में 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर और प्लस 1, मतलब हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गए, सिमिलरली यहाँ भी कैंसिल हो जाएंगे, मतलब इनके प्लेस पे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया। अच्छा, अब ये जो बाकी के जो दो प्लेसेस हैं इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे तो 1 आ गया, और देखो माइनस एक्स क्यूब में से माइनस एक्स कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से इस पार्ट से x कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ 1 आ गया। अब देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गए, ये दोनों एक्सप्रेशंस कैंसिल हो गए, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गए। तो हमारे पास देखो RHS पार्ट क्या आया, फिर RHS पार्ट हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 1 माइनस x1, लेकिन हमने x क्या सब्स्टिट्यूट किया था, हमने तो tan अल्फा बाय 2 को x लिया था, तो x के प्लेस पे tan अल्फा बाय 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2 1, ये RHS की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो इसको कंपेयर कर लेते हैं हम LHS की वैल्यू से, जो हमने LHS पार्ट निकाला था वो देख लेते हैं क्या है यहाँ पर, ठीक है। LHS है 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 1, ठीक है, और RHS की वैल्यू भी यही है 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 1, ठीक है। तो मींस LHS और RHS इक्वल आ गए, जो कि हमें इस यहाँ यही प्रूव करना था हमें, ठीक है। तो इसको सेकंड इक्वेशन कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरह, ठीक है। देखो अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, अ ट्रस्ट फंड हैज रुपीज 30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year. The second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among the two types of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of rupees 1800, ठीक है। तो ए पार्ट में हमें बोला जा रहा है कि अगर हमें टोटल एनुअल इंटरेस्ट 1800 रुपए चाहिए, 1800 रुपीज चाहिए, तो फिर इन ये जो हमारा फंड है रुपीज 30,000 का, इनको हमें टू बॉन्ड्स में कितना कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से बी पार्ट का भी, बी पार्ट में हमें 2000 रुपीज दिया है, ठीक है, इंटरेस्ट। तो इसका सोल्यूशन करते हैं, पहले ये पार्ट करेंगे। देखो हमें ये जो 30,000 रुपीज है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट एक पार्ट हमें 5% इंटरेस्ट वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, दूसरा हमें 7% इंटरेस्ट वाले में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो वो पार्ट्स को हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट रुपीज x बी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड एंड रुपीज 30,000 माइनस एक्स बी इन्वेस्टेड इन द सेकंड बॉन्ड। तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो फर्स्ट बॉन्ड है जो कि 5% इंटरेस्ट पर ईयर देता है, उसमें हमने रुपीज x इन्वेस्ट कर दिया, और बाकी का जो बचेगा वो रुपीज 30,000 माइनस एक्स रुपीज बचेगा, ठीक है। तो क्योंकि टोटल 30,000 रुपीज है, तो 30,000 माइनस एक्स रुपीज हमने सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करके हमें ये सॉल्व करना है इसको। अब देखो यहाँ पर जो टोटल इंटरेस्ट है वो रुपीज 1800 है, ठीक है। हमें इस तरीके से मैट्रिसेस बनानी है, दो मैट्रिसेस
ए और बी इस तरीके से बनानी है कि ए इंटू बी करके वो 1800 के इक्वल आना चाहिए। और 1800 क्या है, 1800 तो एक ही एलिमेंट है। अगर हम 1800 को मैट्रिक्स में सब्स्टिट्यूट करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लेते हैं, तो ये 1 into 1 मैट्रिक्स आ रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स हमें जो इन्वेस्टमेंट वाली एक मैट्रिक्स है और एक इंटरेस्ट वाली मैट्रिक्स है, उनका ऑर्डर इस तरीके से रखना पड़ेगा दोनों का कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 into 1 मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। तो देखो वो हम कैसे कर सकते हैं। Let the invested amounts be represented by matrix A such that A is equal to X 30,000 माइनस, ठीक है। ये जो दो अमाउंट्स हमने इन्वेस्ट किए हैं इसमें, पहला X रुपीज और दूसरा 30,000 माइनस X रुपीज, इसको हमने एक रो मैट्रिक्स की फॉर्म में कर दिया। इसका ऑर्डर है 1 into 2, ठीक है। एंड इसी तरीके से हम जो इंटरेस्ट वाली मैट्रिक्स है उसको हम बी मैट्रिक्स ले लेंगे और वो हम बनाएंगे 2 into 1 मैट्रिक्स। लेट मैट्रिक्स बी रिप्रेजेंट इंटरेस्ट मैट्रिक्स सच दैट बी इज इक्वल टू 5% 7%, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स बी है इसको हमने 2 into 1 मैट्रिक्स बना दिया, मींस इट इज ए कॉलम मैट्रिक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a into b is equal to 1800, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट x 30,000 minus x into 5% 7% is equal to 1800, ठीक है। तो देखो ये जो 1800 है ये 1 into 1 मैट्रिक्स है। हमें मालूम है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 1 into 2 और ये जो दूसरी मैट्रिक्स बनी बी इसका ऑर्डर है 2 into 1, ठीक है। तो देखो प्री मल्टीप्लायर के कॉलम्स और पोस्ट मल्टीप्लायर के रोज इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और इनका जो ऑर्डर आएगा वो 1 into 1 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड था। तो इस तरीके से हमें मैट्रिक्स अरेंजमेंट करनी होती है कि रिजल्टिंग मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर हमें इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके मिल जाए, ठीक है। तो चलो अब इसको करते हैं सॉल्व। दिस इंप्लाइज, देखो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम सिर्फ यही होगा, तो x इंटू 5%, x इंटू 5%, देखो 5% का मतलब होता है 5/100, तो x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इज इक्वल टू 1800, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। सिंप्लाइज दैट ये हो जाएगा हमारा 5x/100 प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस x/100 इज इक्वल टू 1800। नाउ अब इसको और सॉल्व कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स, डिनोमिनेटर सेम है तो जस्ट न्यूमरेटर्स ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 5x प्लस, अब देखो 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 30,000 बनेगा 2,10,000 माइनस 7 into x is 7x होल अपॉन 100 इज इक्वल टू 1800, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये भी 1 into 1 मैट्रिक्स बन गई, ये भी 1 into 1 मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स का साइन हम हटा सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आया हमारा ये जो एक्सप्रेशन आया हमारा 5x माइनस 7x, ये तो बन जाएगा -2x प्लस 2,10,000 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1800। ये अब हम मैट्रिक्स का साइन हटा सकते हैं, तो अब ये 100 को उधर ले जाएंगे, we get -2x plus 2,10,000 is equal to 1800 into 100, तो ये बन जाएगा 1,80,000, ठीक है। तो यहाँ से अब ऐसा करते हैं, -2x को राइट हैंड साइड ले जाते हैं और 1,80,000 को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा 2,10,000 माइनस 1,80,000 is equal to 2x। This implies that 30,000 is equal to 2x, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30,000 अपॉन 2 which is equal to 15,000, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 15,000। Hence the two investments are x which is equal to rupees 15,000 और दूसरी जो थी वो 30,000 minus x थी which is equal to 30,000 minus 15,000 is equal to rupees 15,000. So in both the bonds we should invest rupees 15,000. तो फर्स्ट बॉन्ड में भी रुपीज 15,000 इन्वेस्ट होने चाहिए और सेकंड बॉन्ड में भी रुपीज 15,000 इन्वेस्ट होने चाहिए, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें इंटरेस्ट गिवन है 2,000, ठीक है। यहाँ पर 18,000 था, यहाँ 2,000 है, तो उसको सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। उसमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन तो सेम यही बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड में सेम यही इक्वेशन बन जाएगी, मैट्रिक्स इक्वेशन तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। और यहाँ पर 1800 की जगह 2000 लिख देना, बस हमें 2000 पुट करके इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। वो आप एज एन एक्सरसाइज अपने आप करना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 dozen केमिस्ट्री बुक्स
8 dozen physics books, 10 dozen economics books. Their selling prices are rupees 80, rupees 60 and rupees 40 respectively. मतलब एक केमिस्ट्री बुक की प्राइस रुपीज 80 है, एक फिजिक्स बुक की प्राइस रुपीज 60 है और एक इकोनॉमिक्स बुक की प्राइस रुपीज 40 है। ठीक है, फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। सॉल्यूशन मैंने पहले किया हुआ है, इसको हम समझ लेते हैं कैसे आया। देखो इसमें हमें टोटल अमाउंट बताना है, मतलब तीनों सारी बुक्स को बेचने के बाद जो भी एक टोटल अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट एक ही फिगर आएगी। ठीक है, मतलब वो एक 1:1 मैट्रिक्स बनेगी। उस टोटल अमाउंट को बताने के लिए हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी पड़ेगी इसमें। देखो हम ऐसा कर लेंगे, लेट द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द बुक्स बी मैट्रिक्स ए सच दैट A is equal to 120, 96 and 120। अच्छा ये 120, 96, 120 कैसे आया? क्योंकि देखो ये जो केमिस्ट्री बुक्स हैं वो कितनी है, 10 डजन। एक डजन में 12 बुक्स होती हैं, 10 डजन हो जाएगा 12 into 10, 120। तो केमिस्ट्री की बुक्स 120 है। इसी तरीके से फिजिक्स की बुक्स 8 डजन है, तो 12 into 8 96, तो फिजिक्स की 96 बुक्स हो गई। और इकोनॉमिक्स की 10 डजन, तो उसकी 120 बुक्स हो गई। ठीक है, तो ये हमने एक रो मैट्रिक्स बना ली इसकी, जो कि 1:3 मैट्रिक्स आ गई यहाँ पर। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अब प्राइसेस की भी मैट्रिक्स बना लेंगे। लेट द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द प्राइसेस ऑफ द बुक्स रिस्पेक्टिवली बी मैट्रिक्स बी। ठीक है, सच दैट मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 80, 60, 40। देखो ये केमिस्ट्री की बुक की प्राइस हो गई, फिजिक्स की बुक की प्राइस हो गई, इकोनॉमिक्स की बुक की प्राइस हो गई। तो ये हमने कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि 3:1 मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, now the total amount by selling all the books is given by, अगर हम सारी बुक्स को, अगर शॉपकीपर सारी बुक्स को बेचते तो उसको टोटल कितना अमाउंट बनेगा, तो बन जाएगा मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी, मतलब बुक्स वाली मैट्रिक्स को प्राइसेस वाली मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो ये मैट्रिक्स ए है, ये 1:3 मैट्रिक्स है और ये 3:1 मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑब्वियसली इनकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्योंकि इसके कॉलम्स और इसके रोज इक्वल है। ठीक है, और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी वो 1:1 आएगी, जो कि हमें एक ही फिगर चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इसको मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। तो 120 into 80, ठीक है, प्लस 96 into 60 प्लस 120 into 40। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे। नाउ 120 into 80 is 9600, 96 into 60 is 5760 एंड 120 into 40 is 4800। तो इन सबको ऐड करके कितना आ गया, 20,160। सो द टोटल अमाउंट by selling all the books will be equal to rupees 20,160 rupees। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो अब क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। देखो दोनों एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। assume x, y, z, w and p are matrices of order 2 by n, 3 by k, 2 by p, n by 3 एंड p by k। ठीक है, तो ये हमें x, y, z, w और p की मैट्रिसेस के ऑर्डर गिवन है रिस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। मतलब क्वेश्चन 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 में हमें करेक्ट आंसर, करेक्ट चॉइसेस सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, द रेस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p so that p into y plus w into y will be defined are। ठीक है, तो देखो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि p इंटू वाई, मतलब p मैट्रिक्स p को y से मल्टीप्लाई करें और फिर उसको w इंटू वाई में ऐड कर दे, तो ये एडिशन डिफाइंड है। ठीक है, तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड है, तो n, k और p में के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो पहले हम क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। देखो पहले ऐसा करते हैं, पहले हम ये जो x, y, z, w और p मैट्रिसेस हैं इनके ऑर्डर जो है हम वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो x, y, z, w और p इन मैट्रिसेस के ऑर्डर हमने वर्टिकल फॉर्म में लिख लिए। x का ऑर्डर है 2 into n, y का ऑर्डर है 3 into k, z का ऑर्डर है 2 into p, w का ऑर्डर है n into 3 एंड p का ऑर्डर है 2 into k। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। देखो 21 क्वेश्चन में हमें गिवन है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड। ठीक है,
मतलब p को y से मल्टीप्लाई किया, मतलब p इंटू वाई भी डिफाइंड है, और फिर प्लस w इंटू वाई भी डिफाइंड है, और उसके बाद पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई भी डिफाइंड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसका कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। देखो p का ऑर्डर क्या है, p का ऑर्डर है p इंटू के, तो यहाँ पर हम p इंटू के कर देते हैं इसका ऑर्डर, और y का ऑर्डर क्या है 3 इंटू के। अच्छा, अब w का ऑर्डर क्या है, यहाँ पर मैट्रिक्स w का ऑर्डर है n इंटू थ्री, तो ये n इंटू थ्री है, और y का ऑर्डर क्या है 3 इंटू के, सो इट इज 3 इंटू के। हमें गिवन है कि ये एक्सप्रेशन डिफाइंड है। अगर ये एक्सप्रेशन डिफाइंड है, इसका मतलब p इंटू वाई भी डिफाइंड है, मतलब p और y में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और w और y की भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। उसके बाद पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई भी डिफाइंड है। ठीक है, तो अच्छा देखो, अब p इंटू वाई अगर डिफाइंड है, तुम्हें मालूम है कि प्री मल्टीप्लायर के कॉलम्स पोस्ट मल्टीप्लायर के रोज के इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब p में, अच्छा देखो यहाँ पे p के कॉलम्स कितने हैं, के y के रोज है 3, इसका मतलब p इंटू वाई को डिफाइन होने के लिए k को 3 के इक्वल होना जरूरी है, मतलब k शुड बी इक्वल टू 3। दैट मीन्स k की वैल्यू 3 के इक्वल होगी, क्योंकि हमें गिवन है p इंटू वाई यहाँ पे डिफाइंड है, p y से मल्टीप्लाई हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, हो पा रहा है, तो इसका मतलब p के कॉलम्स y के रोज के इक्वल होंगे। तो एक कंडीशन तो ये आ गई कि k जो है वो 3 के इक्वल होना चाहिए। सेकंड, अब w इंटू वाई जो है वो भी डिफाइंड है, तो वो तो देखो डिफाइंड होगा, क्योंकि w के जो कॉलम्स हैं वो 3 हैं, y के कॉलम्स भी 3 हैं, तो ये तो डिफाइंड होगा ही। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन डिफाइंड है डब्ल्यू वाई। अब आते हैं हम पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई पर। चलो अब मैं एक काम करते हैं, ऐसा हम ये मान लेते हैं कि सपोज p इंटू वाई मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स आ गई a, p को y से मल्टीप्लाई करके हमें एक मैट्रिक्स मिल गई a। ठीक है, इसी तरीके से w को y से मल्टीप्लाई करके हमें एक मैट्रिक्स मिल गई b। ठीक है, तो मतलब ये एक्सप्रेशन a प्लस बी हो गया फिर। ठीक है, ये है मैट्रिक्स p इंटू वाई इज इक्वल टू a मैट्रिक्स एंड w इंटू वाई इज इक्वल टू b मैट्रिक्स। अच्छा, अब a का ऑर्डर क्या होना चाहिए, a का ऑर्डर होना चाहिए p इंटू के। ठीक है ना, मालूम है, हम पढ़ चुके हैं प्री मल्टीप्लायर के रोज और पोस्ट मल्टीप्लायर के कॉलम्स p इंटू के, तो इसका ऑर्डर आ गया हमारा p इंटू के इक्वल। और इसी तरीके से b का ऑर्डर क्या आएगा, b का ऑर्डर आएगा n इंटू के, मतलब w इंटू वाई मल्टीप्लाई होकर जो b मैट्रिक्स बन रही है इसका ऑर्डर आना चाहिए n इंटू के। अब हमें मालूम है कि कोई भी दो मैट्रिक्स का सम तभी डिफाइंड होगा जब वो सेम ऑर्डर की होंगी। ठीक है, और हमें गिवन है कि यहाँ पर a प्लस बी डिफाइंड है, मतलब a को हम b में ऐड कर सकते हैं। तो अगर a को b में ऐड कर सकते हैं, तो ये जो ऑर्डर है a का ऑर्डर p क्रॉस के, a का ऑर्डर जो p इंटू के है वो n इंटू के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट p इंटू के शुड बी इक्वल टू n इंटू के। अगर इससे हम कंपेयर करते हैं तो देखो k तो k के इक्वल है ही। ठीक है, मतलब p जो है वो n के इक्वल होना चाहिए, तो p शुड बी इक्वल टू n। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस आ गई कि एक तो k की वैल्यू 3 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, दूसरा p जो है वो n के इक्वल होना चाहिए। तो दीज आर द टू कंडीशंस। अब देख लेते हैं 21 में कौन सी कंडीशंस है हमारी। ये जो ए ऑप्शन है ये राइट है। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। देखो 22 क्वेश्चन है, if n is equal to p then the order of the matrix 7x minus 5z। अच्छा, अब देखो यहाँ पर x का ऑर्डर देखते हैं क्या है। यहाँ पर x का ऑर्डर है 2 इंटू n। ठीक है, तो हमें मालूम है कि 7 इंटू एक्स का ऑर्डर भी 2 इंटू एन ही रहेगा। ठीक है, 7 इंटू एक्स का ऑर्डर भी 2 इंटू एन के इक्वल ही रहेगा। ठीक है, माइनस 5z। अच्छा, z का ऑर्डर है 2 इंटू पी, तो 5 इंटू जेड का ऑर्डर भी 2 इंटू पी के इक्वल ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता, ऑर्डर तो सेम रहता है। हमें गिवन है कि अगर n इज इक्वल टू p है तो फिर मैट्रिक्स 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा। देखो 7x माइनस 5z यहाँ पे हमें गिवन है कि डिफाइंड है, मतलब 7x में से 5z माइनस कर सकते हैं, इसका मतलब x और z का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दैट मीन्स
2 into n should be equal to 2 into p। अब 2 तो खैर इक्वल है ही, इससे कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू जो है वो p के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि x का ऑर्डर या तो 2 into n हो, क्योंकि n जो है वो p के इक्वल है, तो हम n की जगह या तो p सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या p की जगह n सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, दिस इंप्लाइज कि जो x और z इन दोनों का ऑर्डर या तो 2 into n होना चाहिए और इनका ऑर्डर 2 into p होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम, क्योंकि n और p इक्वल है, n की जगह अगर p सब्स्टिट्यूट कर दें तो 2 into p बन जाएगा, और p की जगह अगर n सब्स्टिट्यूट कर दें तो 2 into n बन जाएगा। अब इनमें से देखते हैं, इन दोनों ऑप्शन में से ये दोनों ही ऑप्शन राइट है, और इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें गिवन है तो हमें देखना है। तो वो वाला जो ऑप्शन गिवन है 2 into n या 2 into p में से हमें गिवन है 2 into n। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है इस केस में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किए इस वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है और ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वीडियो नंबर 13 में, जो कि ऑलरेडी मैंने पोस्ट की हुई है, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय एंड थैंक यू सो मच।